So now once again let's revise halogen exchange reactions. Halogen exchange reaction. ठीक है, so दो पढ़ी थी हमने इसमें. एक तो है हमारी फिंगरस्टीन रिएक्शन. व्हाट्स दिस फिंगरस्टीन रिएक्शन? देखो इसमें आई आ रहा है यानी कि आयोडो वाली रिएक्शन है. आयोडो में हम क्या यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं बेसिकली आर होगा एक्स होगा. ठीक है, हैलोजन हैलोजन से एक्सचेंज होगा. आयोडीन एक हैलोजन है, हैलोजन हैलोजन को रिप्लेस करेगा. हैलोजन इस हैलोजन को रिप्लेस करेगा. प्लस Na सोडियम आयोडाइड क्या देगा हमें? Ri देगा. इस हैलोजन ने इसको रिप्लेस कर दिया, इसने इसको रिप्लेस कर दिया, Ri बन गया और प्लस NaX देगा. ठीक है, क्योंकि हमारी फिंगरस्टीन रिएक्शन. फर्दर जब हम मूव करेंगे तो हम करेंगे दूसरी रिएक्शन में पहली रिएक्शन हो गई और दूसरी रिएक्शन पे जब मूव करेंगे तो वो है हमारी बेसिकली. अब इसमें एक ना कैटलिस्ट यूज होगा ड्राई एसीटोन. अच्छा, ड्राई एसीटोन क्या करता है? ये ड्राई एसीटोन जो है फिंगरस्टीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है. एंड ये जो ड्राई एसीटोन है ना, इट प्रेसिपिटेट्स. दिस ड्राई एसीटोन प्रेसिपिटेट्स. किसको प्रेसिपिटेट कर देता है? पता है? इट प्रेसिपिटेट्स NaX सोडियम और जो भी हैलोजन होगा. इसमें हैलोजन होगा हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन. ठीक है, X होगा. ओके, सो प्रेसिपिटेट कर देता है इसको और मेन प्रोडक्ट हो जाता है RAX. और ये जो है क्योंकि आयोडीन हम जानते हैं आयोडीन बहुत स्लोएस्ट रिएक्शन करता है, तो ये इंक्रीज भी करता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड कैसे शो किया है रिएक्शन एज वेल एज ये कौन क्या करता है? इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. साथ ही साथ प्रिवेंट भी करता है क्या? प्रिवेंट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन एंड इट आल्सो प्रिवेंट्स द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन रिवर्स हो सकता है तो उसको भी प्रिवेंट करता है. ठीक है, इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन था हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन था. ये उसके साथ होने वाला है, फ्लोरो के साथ होने वाला है. ठीक है, ये दोनों के एक्सेप्शंस है ना. फ्लोरो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, ये बहुत स्लोएस्ट रिएक्शन करता है, तो फ्लोरो के साथ होने वाला है. अगेन हाइड्रोजन एक्सचेंज तो ROX प्लस चलाएंगे. यहाँ पे हम AgF लाएंगे, यहाँ पे हम AgF ला सकते हैं, यहाँ पे हम HgF2 ला सकते हैं, यहाँ पे हम SbF3 ला सकते हैं, कुछ ला सकते हैं यहाँ पे इनमें से. तो यहाँ पे RF हो जाएगा प्लस यहाँ पे AgX हो जाएगा. ठीक है, AgRF और AgX. ओके, ये रिएक्शंस हो जाएंगी. तो आज रिएक्शन हो गई. अच्छा, अब इससे पहले हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आएगा ही आएगा, मैं बताता है थायोक्सी रिएक्शन जो मैंने थायोक्सी क्लोराइड का बताया था. थायोक्सी क्लोराइड का जो SOCl2. ठीक है, तो इसको यूज करके तो क्या था कि ये हाइड्रोजन एक्सचेंज में यहाँ पे अल्कोहल होगा प्लस SOCl2 होगा. एक क्या बनेगा? एक बनेगा हमारा RCl, एक बनेगा HCl और एक बनेगा SO2. ठीक है, ये भी एक फ्यूमिंग लिक्विड रिएक्शन स्पेशल क्यों है? देखो पर्पस क्या है स्पेशल होने का? ये भी एक क्या है? ये भी एक फ्यूमिंग लिक्विड है फ्यूमिंग लिक्विड है और साथ ही साथ ये जो SO2 है ये भी क्या है? गैस है. तो ये बेस हो जाएगा, ये RCl इनपुट हो जाएगा. सो बेसिकली जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, दीज बाय प्रोडक्ट्स आर गैसियस एंड दे एस्केप. और ये क्या होते हैं? उड़ जाते हैं. दे एस्केप लीविंग बिहाइंड, पीछे क्या छोड़ के? लीविंग बिहाइंड द मेन प्रोडक्ट. लीविंग बिहाइंड द मेन प्रोडक्ट. क्या है मेन प्रोडक्ट हमारा? RCl. ओके, सो ये हुआ. एंड अब हम फर्दर मूव करते हैं. तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो था इसमें कह सकती हूँ प्रिपरेशन का हैलो एल्केन्स के, वो मेरा खत्म हुआ. अब हम शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स. ठीक है, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. ये है बेसिकली हमारा होने वाला है. अच्छा, सबसे पहले समझने वाले हैं इसमें हैलोजनेशन. ये पोर्शन जो है हमारा फिनिश हो गया. ओके, अब हम समझने वाले हैं हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन. ठीक है, बेंजीन का हैलोजनेशन समझेंगे. ओके, मैं जोन कर दूँ ना. या सो व्हाट इज दिस हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन सिस? तो जो हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन है ये कहती है कि हमें सबसे पहले बनानी है बेंजीन और इसका हैलोजनेशन करना है. ये बनी बेंजीन, यहाँ पे हाइड्रोजन है कोई भी, ये हाइड्रोजन है प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन कराना है. सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर लाएंगे. अब ये हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन की बात करूँ या प्रिपरेशन ऑफ कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स यानी कि ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं हमारी, ऐसी रिएक्शन से क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है. क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है. इसको जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा? ये Cl इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, प्लस Cl आ जाएगा. सिंपल रिएक्शन है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक जनरेटर की जरूरत पड़ेगी और वो इलेक्ट्रोफिलिक जनरेटर का काम कौन करेगा? वो करेगा AlCl3 FeCl3 में से कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक जनरेटर का काम करेगा. ठीक है, अब इसका मैं एक मैकेनिज्म समझा दूँ. क्लास 11th में था एक्चुअली, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा समझा देती हूँ. मैकेनिज्म ये है कि हमने लिया है हमारा बेंजीन. ये यहाँ पे हमारा H है, H पॉजिटिव होता है. ठीक है, क्या होगा ना कि हमें पहले थोड़ा हम कार्बन फॉर्म करते हैं. ठीक है, चलो कार्बन फॉर्म करने से पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी? देखो हमें जरूरत पड़ेगी Cl प्लस की, क्योंकि H प्लस है. H प्लस जाएगा तो एक देखो सुनो सर, ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? मैंने क्या बताया इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में? इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो होते हैं कि प्लस जाएगा तो प्लस ही आएगा. ये होता है. यहाँ से ये हाइड्रोजन गया है, इसकी जगह पे Cl आया है, इस हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आया है, तो ये जो क्लोरीन है भी एक इलेक्ट्रोफाइल है. तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैसे? Cl प्लस है, तो हम वही Cl प्लस ही फॉर्म करेंगे. हम Cl प्लस फॉर्म करेंगे, हम ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर बनाएंगे, उसके बाद हम रिएक्शन कराएंगे. ठीक है, तो हमें किसी जरूरत पड़ेगी, अब Cl प्लस की जरूरत. अभी Cl प्लस कहाँ से आएगा? सोचो जरा. ये बॉन्ड जो है इधर देगा, दे दिया, जब इधर दे दिया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, आ गया चार्ज, बॉन्ड दे देता है डीप नहीं अपना वो, तो नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन आता है जो इंटर्न. अब जब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इसने अपना बॉन्ड दे दिया, तो अब यहाँ पे H था, यहाँ पे Cl भी आ जाएगा. अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा. बोलो, इसने अपना नेगेटिव दे दिया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इसकी जगह पे यहाँ पे अब क्लोरीन ला सकते हैं. क्लोरीन नेगेटिव होता है, ले आए हम इस जगह पे, नेगेटिव है ना. इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो. अब इस पॉजिटिव को मैं यहाँ ले आती हूँ और ये देंगे, और ये अपना बॉन्ड दे देगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा H, यहाँ पे आ जाएगा Cl. ठीक है, फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इसका. मैं ये एक और बेंजीन बनाई, ये बनाया. अब ये इधर दे देगा, यहाँ से आ जाएगा, वो थोड़ी ये देगा, इसने दे दिया ना HCl था, ये देगा इस बार, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन तो ये इसका मैकेनिज्म, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो बेसिकली ये था फर्स्ट प्रोसेस. पहली बात थी ये, पहली बात क्या थी? पहली बात मैकेनिज्म में ये थी. पहली बात ये नहीं है, पहली बात मैकेनिज्म में ये थी कि जो हमारा AlCl3 है, जो हमारा AlCl3 है प्लस
CL का बॉन्ड, ये बॉन्ड देगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। और ये तो मैंने सोचा कि बॉन्ड देगा तो नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगा AlCl3 के साथ, AlCl4 बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव था ना, नेगेटिव गया था तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, प्लस Cl प्लस रह जाएगा, तो चाहिए Cl प्लस ही था। जब इसने बॉन्ड दिया ना, दोनों नेगेटिव थे, और जब इसने बॉन्ड दिया तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन इसने हटा लिया। तुम किसी भी एलिमेंट में से कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, नेगेटिव चीज निकालोगे, उसमें तो पॉजिटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन तो शेयर था, दे दिया, इसको दिया, तो ये नेगेटिव है। तो मैकेनिज्म पहला ये कहता है, फिर यहाँ पे रिपीट करेंगे, मैं रिपीट मतलब आपको भी रिएक्शन सीखनी है। AlCl3 प्लस मैं समझा ClCl का बॉन्ड है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, दोनों की सेम वैलेंसी है, पर जब ये बॉन्ड टूटता है, शेयरिंग टूटती है, इसको देता है, इसमें नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, ये इसके साथ रिएक्ट कर देता है, बन जाता है AlCl4 माइनस आ जाता है एंड प्लस बन जाता है Cl प्लस। ओके, तो अब ये जो Cl प्लस है, फिर ये रिएक्शन कराएंगे, सेकंड हम मैकेनिज्म का दिखाया। और प्लस जो तीसरा है, तीसरा पार्ट है वो थोड़ी रिएक्शन, ठीक है। तीसरा पार्ट इसमें ये है कि AlCl4 माइनस प्लस H प्लस, पता है ना कहाँ से आया, यहाँ से आया H प्लस, यहाँ से आया H प्लस, यहाँ पे से। ओके, AlCl4 माइनस प्लस H प्लस क्या देता है हमें, HCl, एक प्लस एक नेगेटिव बनता है HCl प्लस AlCl3 देता है, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। तो सीधी सी बात, पहले मैकेनिज्म में Cl प्लस चाहिए, दूसरे मैकेनिज्म में पूरी रिएक्शन करवानी है, मैकेनिज्म शो करना है, तीसरे में हमें क्या चाहिए, AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर चाहिए। तो पर्पस क्या था, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर को फाइंड करना, जो कि फाइंड हो गया, ठीक है। ये मैकेनिज्म फ्रेश फेस पे अच्छे से बात देखो, ध्यान से देखना। पहला प्रोसेस क्या बताया मैंने, Cl प्लस फाइंड करना, तो AlCl4 माइनस है प्लस ClCl बॉन्ड है, ठीक है नहीं, AlCl3 है प्लस ClCl बॉन्ड है, ये अपना बॉन्ड इसको देगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, ये से साथ रिएक्ट करेगा, AlCl4 बन जाएगा नेगेटिव और प्लस Cl प्लस आ जाएगा, ठीक है, Cl प्लस था। सेकंड हम मैकेनिज्म शो करेंगे, मैकेनिज्म कैसे शो करेंगे, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन कैसे होगी, ये हमने क्या लिया, बेंजीन, ये हाइड्रोजन लिया, ये पॉजिटिव होता है, प्लस से रिएक्शन कराया Cl प्लस से, तो इसमें क्या दिया, पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक जनरेटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, इससे Cl रिप्लेस कर देगा, प्लस HCl बन जाएगा। ये क्या था, Cl, ये Cl2 था बेसिकली, ये Cl2 प्लस हो गया, Cl प्लस कार्बन हमने भी तो काम करेंगे, क्लोरीन पॉजिटिव हमने भी तो काम करना ना, Cl प्लस, ओके, ये Cl प्लस ये HCl भी निकल, ठीक है। HCl जब मैं हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन करवाऊंगी पता होंगे, मैकेनिज्म समझा रही ना। अच्छा, ये बना Cl, ये इसकी रेडी H के साथ। अच्छा, अभी क्या हुआ इसके मैकेनिज्म समझना, ये देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खाते तुम्हें, इसने अपना बॉन्ड दिया है, कहाँ देगा अपना बॉन्ड, ये बॉन्ड कहाँ देगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ देगा, यहाँ जहाँ पे H लगा हुआ था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, है ना। तो यहाँ पे Cl भी आ गया, ये क्या बना, ये बना H, ये बना Cl, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये अपना देगा, ये अपना देगा इधर इस तरफ, वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे ये देगा ना वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा बॉन्ड, उसके अंदर एन डिस्कस यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर ठीक है। एंड देन दिस थिंग अगेन, दिस इज बेंजीन, इसमें एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस पर इसमें यहाँ पे H, एक यहाँ पे पॉजिटिव, एक यहाँ पे पॉजिटिव, एक यहाँ पे पॉजिटिव। चलो फर्दर मूव करते हैं। हाँ, मैं बता देती हूँ क्या था, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन का। इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर करवा दूँ पहले, इसके लिए छोड़ो। इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर कैसे बनेगा, AlCl4 था माइनस प्लस H प्लस था, AlCl3 बन हो गया प्लस HCl हो गया, बोलो बस ये रिएक्शन तो करवानी है यहाँ पे, प्लस 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 Cl2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर, इसकी जगह देगा Cl, ये बन जाएगा HCl, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं इसकी बेंजीन की, तो चल देखते हैं। क्या सबसे पहले हम काम करने वाले हैं, करने वाले हैं किसका, सबसे पहला वर्क करने वाले हैं, करने वाले हैं जैसे था ना वैसे, ओके। सो सबसे पहला काम तो होगा हमारा हाइड्रोजनेशन का होगा, हैलोजिनेशन, ठीक है, यानी कि Cl2 AlCl3 इसी का बेंजीन का, सो ये Cl, ठीक है। हाइड्रोजनेशन क्या, सल्फोनेशन करें, नाइट्रेशन भी करेंगे, सल्फोनेशन SO3H, ठीक है, SO3H कैसे बनता है ये, 2H2SO4 लो, सरफेस सल्फोनेशन, SO3H लिया, H2SO4, H2SO4, ये H2SO4 क्या देगा, H प्लस और HSO4 माइनस, ये भी H प्लस और HSO4 माइनस, सो ये सल्फोनेशन हो रहा है। तो इस सल्फोनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा SO3H, ठीक है। अब हम देखते हैं ज़रा, अब हम देखते हैं नाइट्रेशन, जो कि है NO2, ये NO2 किस बनेगा, ये HNO3 आ जाएगा एक, ठीक है, HNO3 और प्लस H2SO4, तो ये HNO3 क्या देगा, H प्लस NO2 H प्लस, देखते हैं NO2 आ जाएगा इसको बेंजीन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अलाइलेशन अल्काइलेशन। ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है, CH3Cl फ्रीडल क्राफ्ट प्लस एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट से नाम का क्राफ्ट आ रहा है, यानी कि CH3Cl तो जरूर आएगा,
CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम इसकी बेंजीन की, तो क्या आ जाएगा इस पे क्या आ जाएगा, H था, CH3 आ जाएगा, CH3Cl है प्लस H हाइड्रोजन तो था, Cl के साथ रिएक्ट करेगा। तो मैं ये रिएक्शन रिपीट करूँ, देखो ये जो बेंजीन है हमारा H प्लस CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में देगा। सो ये जो H है, ये जो H है इसकी जगह पे H3 आ जाएगा प्लस HCl आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रीडम का एल्काइलेशन था, यानी कि एल्काइल पे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से एडजेसेंट कार्बन के उस पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अल्काइलेशन बोला है, इसका अल्काइलेशन है, अल्काइल आएगा, ठीक है। इसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन असाइलेशन। एक तो जो एसिटाइलेशन और असाइलेशन में क्या डिफरेंस है, एसिटाइलेशन का ही पार्ट है, एक तरीके का सब टाइप है। एसिड का मतलब होता है कि ये CH3 ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है हैलोजन, इसको हम एसिड आगे कुछ भी आए, ओके CH3 डबल बॉन्ड एसिटाइलेशन। इसमें रिएक्शन होता है बेसिकली RCOCl का प्लस AlCl का, RCOCl CO RCO और Cl, ठीक है। इसे हम कहते हैं असाइल क्लोराइड, क्या कहते हैं, असाइल क्लोराइड। और डबल बॉन्ड CH3 होगा, कि मिथाइल डबल बॉन्ड CH3 होगा, तो मिथाइल होगा, तो इसको हम एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। और इसको हम देखेंगे बेसिकली RCOCl को असाइल क्लोराइड, RCOCl को असाइल क्लोराइड। गाइस वी आर गोना नाउ प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं प्रैक्टिस, एक उन्हीं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। सो ये है हमारा बेसिकली बेंजीन नहीं है ये इस तरीके से प्लस HCl, ओके। अब जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा जो क्या कैसे होगा, मतलब सब कुछ तो हमें करना है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा है, इसमें परऑक्साइड या HBr तो गिवन नहीं है, तो जब ये दो चीज़ें प्रोवाइडेड ही नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड के इस पे लगता है ना, अलाइल कार्बन पे। तो यहाँ पे CH3 तो था ही, यहाँ पे Cl भी लग गया, ठीक है। अब दिया है हमें C पे CH3 है, ये एक और क्वेश्चन है, C पे CH3 है, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr है, और वो भी पर ऑक्साइड है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, पर ऑक्साइड है यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होने वाला है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल ही हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे जाता, बट इसे जाएगा ये यहाँ पे, और यहाँ पे Br आ जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH Br सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें है कार्बन, इस पर 2 मिथाइल लगे हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, HBr, परऑक्साइड नहीं है ना, तो जब परऑक्साइड नहीं होगा तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, ठीक है। जब भी परऑक्साइड नहीं होगा तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, और उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन ज़्यादा नंबर ऑफ उसके पास जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा ये भी फिर, और Br कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें है क्वेश्चन गिवन कि ये हमारा बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे OH लगा है प्लस SOCl2। तो याद करो SOCl2 वाली रिएक्शन क्या थी, SOCl2 वाली रिएक्शन ये थी ना कि उसमें HCl बनता था, उसमें RCl बनता था, यानी कि ये बनेगा Cl हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बनेगा H2O बन जाएगा एक,
और एक बन जाएगा SO गैस। SO गैस बनती थी, कौन सी गैस बनती थी? SO2 गैस बनती थी ना। और यहाँ पे H2 थोड़ा सा बनेगा, यहाँ पे HCl बनेगा। जब भी हमें अल्कोहल से रिएक्शन करवाते समय हमने थायोक्सिल रिएक्शन पढ़ी थी, याद है थायोक्सिल क्लोराइड की? तो ये हमारा जो भी है क्या कहते हैं, R है, ROH है, तो ये Cl आ जाएगा इसकी जगह पे और HCl प्लस SO2 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? एस्केप हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों, ये फ्यूमिंग लिक्विड है, वो भी गैस है, और सिर्फ मेन प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा ये। ठीक है, इसके बाद ये CH2OH, ये OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम HCl यानी कि हीट। तो जो हम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बन फॉर्म करते थे उसमें से कौन सा रिएक्शन है? 1 डिग्री वाला, क्योंकि हम हीट प्रोड्यूस करवा रहे हैं और क्योंकि हम हीट दे रहे हैं इसको, तो 1 डिग्री कार्बन मिल रहा है, यानी कि टर्बिडिटी जो है वो थोड़ा धीरे आएगी, हीटिंग पे आएगी। तो इस केस में अल्कोहल से ही हो रहा था, तो इस केस में हम किस अल्कोहल के पास ले जाएंगे? कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑर्थो या मेटा? ऑर्थो, CH2Cl, OH ही रहने दो इसको, प्लस H2O। Am I right or wrong? यही बनेगा। ओके, तो ये बेसिकली कौन सा है? 1 डिग्री है 2 डिग्री है? गर्मी 1 डिग्री है 2 डिग्री है? हीट के मैंने तो 1 डिग्री है ऑब्वियसली। फर्दर मूव करेंगे हम, एक और क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन, इट्स बीन गिवन NO2, नाइट्रेशन होगा इसमें, देखते हैं क्या होगा। CH3 गिवन है, Br2 UV, हीट के प्रेजेंस में 2 Br है, ब्रोमीन है, कहाँ पे आएंगे ये? एक Br यहाँ पे ले आएंगे, एक Br यहाँ पे ले आएंगे। Will there be any issue? एक कहाँ पे आता है? डबल बॉन्ड के पास में आएगा। ठीक है, तो एक Br यहाँ पे आ जाएगा, एक Br यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही होगा। चलो, ये क्वेश्चन इज फॉर योर हेल्प, यू हैव टू टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे नहीं है, प्लस Ki है, तो इसमें ऑब्वियसली I लग जाएगा प्लस। Br2 है, तो एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, यूवी हीट की प्रेजेंस है। ओके, और क्वेश्चंस लाऊंगी मैं प्रैक्टिस के लिए। इन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा और कंसेप्शलाइज्ड टॉपिक के साथ करवाऊंगी। टिल देन हम अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से हमारा क्या मतलब है? ठीक है, ये समझते हैं पहले। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से हमारा ये मतलब है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है, एक वो स्टेट किसी का भी, जैसे कि एक वो स्टेट आइस का, दिस इज माय आइस, जिस पे ये मेल्ट हो जाए, वो स्टेट जिस पे ये वाटर जो है ये बॉयल हो जाए, तो ये रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा।
तो ये बेसिकली जो है हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। इससे पहले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्डिंग जो होती है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो भी बॉन्ड होता है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ओके। देखो जैसे RX बॉन्ड है और ये जुड़ा है फिर RX बॉन्ड से, ठीक है। तो ये RX बॉन्ड, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है ना, ऐसे ही है। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। क्यों ये बॉन्ड टूटेगा, नहीं ये बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। फोर्स टूटेगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है, सो ये वाला बॉन्ड हमारा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड जो होगा हमारा, ये वाला, ये ब्रेक होगा, ओके। इसी तरीके से H2O की बात कर लेते हैं। ये O है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये H है, ये H है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ये फर्दर जुड़ा हुआ है, एक और वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, क्या ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, नहीं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। ज़रा मैं थोड़ा और बताऊं तो मैं बताऊंगी वॉन्डर वॉल फोर्सेस के बारे में, यहीं पे बताती हूँ। ये वॉन्डर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं, ये जो वॉन्डर वॉल फोर्सेस होती है ना, ये जो वॉन्डर वॉल फोर्सेस होती हैं ये बेसिकली 3 तरीके की होती हैं। एक तो होती है इंड्यूस्ड फोर्सेस, एक होती है डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस और एक होती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। ये जो होती हैं इनको हम कहते हैं लंदन फोर्सेस। ये जो डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस होती हैं इनको हम कहते हैं गॉस फोर्स। और ये जो होती है एंड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को हम कहते हैं कीजोम फोर्सेस, ठीक है। तो अब हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती हैं। एक तो होती है वॉन्डर वॉल फोर्सेस में पहली होती है लंदन फोर्स, गॉस फोर्स और कीजोम फोर्स, ठीक है। जो हमारी इंड्यूस फोर्सेस होती हैं वो लंदन फोर्सेस होते हैं। डाइपोल इंड्यूस फोर्स को डाइपोल गॉस फोर्स कहते हैं और डाइपोल डाइपोल फोर्स को वॉन्डर वॉल फोर्स कहते हैं, कीजोम फोर्स कहते हैं बेसिकली। इन तीनों को ही वॉन्डर वॉल फोर्स कहते हैं। ये बेसिकली फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, जो फोर्स है ना, हमने गॉस लॉ में भी पढ़ा है, गॉस लॉ कह रही हूँ, हमने कॉलम्स लॉ में पढ़ा है कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये तो हमें पता ही है कि फोर्स हमेशा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस। तो इन्हीं कुछ अपने टूल्स के बेसिस पे हम ज़रा समझते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ये डायरेक्टली मेल्टिंग पॉइंट को MP बोलूँगी, बॉइलिंग पॉइंट को BP बोलूँगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, वॉन्डर वॉल फोर्सेस के, वॉन्डर वॉल फोर्सेस के। देखो मैं बताती हूँ, जितना ज़्यादा तुम खुद सोचो, जितना ज़्यादा बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा कंपैक्ट होंगी चीज़ें, उतना ही तो डिफ़िकल्ट होगा ना उसको ब्रेक करना, उतना ही तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर चाहिए होगा ना, टाइम चाहिए होगा ना उसको ब्रेक करने के लिए। तो कॉमन सेंस है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, वंडर वॉल फोर्सेस के और मॉलिक्यूलर फोर्सेस के भी, मॉलिक्यूलर मास के भी, एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास के भी, या सरफेस एरिया के। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ CH3Cl और CH3Br की, तो इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ज़्यादा होगा, किसका होगा, Br का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका एक तो मास इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, सरफेस एरिया, बेसिकली सरफेस एरिया जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है क्लोरीन के कंपैरिजन में।
अगर मैं सरफेस एरिया से बात करूँ तो मैं बात करती हूँ कुछ इस तरीके से कि जो हमारा साइज़ है, जब हम नीचे आते हैं उसमें पीरियोडिक टेबल, तो हमारा साइज़ क्या होता जाता है ना, एलिमेंट्स का डिक्रीज होता जाता है। तो क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन, है ना, तो इसका साइज़ इससे छोटा होता है। तो साइज़ अगर छोटा है तो जो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या, सो नाउ सी टू दिस क्वेश्चन, CH3Cl divisible right एंड CH3Br, इसमें से किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? CH3Br का। रीज़न क्यों? मैं ना यहाँ पे एक रफ स्केच बनाती हूँ पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, कुछ इसी तरीके से इसी शेप का होता है बेसिकली, रफ स्केच अगर बनाओ। तो जो हमारा एटॉमिक साइज़ है, जो हमारा एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है। कब डिक्रीज़ होता है? ऊपर जाने में या नीचे जाने में? जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। ओके, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो हमारा एटॉमिक साइज़ है डिक्रीज़ होता है। तो अगर मैं बात करती हूँ इनके हैलोजन के सीरीज़ की, तो यहाँ पे होता है फ्लोरीन, जब यहाँ पे होता है फ्लोरीन तो यहाँ पे होता है क्लोरीन, यहाँ पे होता है ब्रोमीन और यहाँ पे होता है आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा साइज़ किसका होगा? आयोडीन का, फिर किसका होगा? ब्रोमीन का, फिर किसका होगा? क्लोरीन का, फिर किसका होगा? फ्लोरीन का। जब जिसका साइज़ बड़ा होगा यानी कि सरफेस एरिया बड़ा है। और अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया की। तो यानी कि सबसे ज़्यादा इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? CH3Br का, ठीक है। एंड जब हम कंपैरिजन करते हैं इस केस में कि CH3X, CH3, CH2X, CH मतलब कि क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, यानी कि जब हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल की बात करते हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? इसका, फिर प्रोपाइल का, फिर इथाइल का, फिर मिथाइल का। यानी कि नंबर ऑफ जो हमारे एल्केन्स हैं, जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, उन पे भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो यही चीज़ कही गई है। तो यहाँ पे हम थोड़ी रीडिंग कर लेंगे कि हमसे यहाँ पे साफ साफ ये बोला गया है कि जो अट्रैक्शंस हैं गेट स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल्स गेट बिगर। यहाँ तक कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, बिगर इन साइज एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। द पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट हैलाइड्स इज डिपिक्टेड इन दिस, ठीक है। फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर Ri, Rbr, Rcl, Rf। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं एल्काइल हैलाइड्स की, सबसे ज़्यादा किसका होता है? आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। दैट टू व्हेन द एल्काइल इज सेम, RRR। अगर डिफरेंस होगा सबसे पहले, जैसे कि CH3 CH2X दिया होगा, जब हमारे हेलो एल्केन सेम होंगे, तो उस केस में जब हम बात करेंगे कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तो उस केस में हम किसको प्रेफर करेंगे? हम नंबर ऑफ कार्बन, उसको प्रेफर करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि तो यहाँ पे ना लेट मी सो अब हम फर्दर मूव करते हैं कि यहाँ पे बोला है नेक्स्टली कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ऑफ आइसोमेरिक हैलो एल्केन्स के डिक्रीज होते हैं, आइसोमेरिक हैलो एल्केन्स की डिक्रीज होते हैं विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि मेल्टिंग का बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ब्रांचिंग के, ठीक है। ये ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। अब बोला है यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 मिथाइल प्रोपेन हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल, देखो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, स्ट्रेट चेन है, इसका सबसे ज़्यादा कम ब्रांचिंग है और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। फिर इसका होगा क्योंकि इसमें भी है बट सिर्फ हैलोजन की है, इसमें फिर सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है तो इसका सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाईहैलोबेंजीन, जब बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं आइसोमेरिक डाईहैलोबेंजीन्स के, आर वेरी नियरली द सेम, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हाउएवर द पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू देयर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। तो जो मेरे पैरा आइसोमर्स होते हैं उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू
कंपैरिजन टू पैरा एंड सी इसमें बोला है ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। ओके, अगेन द क्वेश्चन राइसेस, ऐसा क्यों होता है? सिमेट्री की वजह से होता है पैरा आइसोमर्स की, दैट फिट्स क्रिस्टल लेटाइस बेटर एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स, जो फिट करती है किसको? क्रिस्टल लेटाइस को बेटर इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। ठीक है, सी दिस थिंग, इसका इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? इसका है मेल्टिंग पॉइंट, फिर इसका, फिर इसका। ओके, density, bromo-iodo polychloro derivatives of hydrocarbons are heavier than water। देखो, जो ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं और पॉलीक्लोरो होते हैं, ठीक है, जो ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं और पॉलीक्लोरो होते हैं, इनका जो डेंसिटी है ज़्यादा होता है, इनके भारी होते हैं कंपैरिजन टू वाटर। जो डेंसिटी है इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हैलोजन एटम्स एंड एटमिक मास ऑफ द हैलोजन्स, यानी कि जितना ज़्यादा एटमिक मास होगा, जितना ज़्यादा एटमिक मास होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे बेसिकली, है ना, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? उतना ही ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं बात करती हूँ, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स ज़्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ ब्रांचिंग नहीं कहा गया है यहाँ पे, बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एटमिक मास और हैलोजन एटम्स, तीन चीज़ें, कार्बन एटम्स, हैलोजन एटम्स और एटमिक मास, डिपेंड करेगा हैलोजन एटम्स, हैलोजन एटम का एटमिक मास की डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। जब हम सॉल्युबिलिटी की बात कर ही रहे हैं, तो हैलो एल्केन से ज़्यादा तो कोई पोलर होता ही नहीं है। हैलो एल्केन्स के जितना वीक बॉन्ड तो किसी का नहीं होता। देखो, द हैलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, तो इतने ज़्यादा पोलर होते हैं हैलो एल्केन्स, तो इतने स्लाइटली क्यों सॉल्यूबल होते हैं पानी में? अंडरलाइन दिस लाइन, हैलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। व्हाई इज दिस सो? व्हाई इज इट सो? क्यों हैलो एल्केन्स बहुत ही स्लाइटली सॉल्यूबल होते हैं ऑल्दो दे आर वेरी पोलर? ठीक है, सो द रीज़न लाइज है कि जो इन ऑर्डर टू डिजॉल्व हैलो एल्केन इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी की ज़रूरत होती है टू ओवरकम द अट्रैक्शंस बिटवीन द हैलो एल्केन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले जो टीडियस टास्क है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ना वाटर मॉलिक्यूल्स की, विच इज़ क्वाइट टीडियस। तो इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते पानी के बीच में, एक रीज़न, ठीक है, पानी मॉलिक्यूल्स के। दूसरा रीज़न कि जो एनर्जी है उसकी ज़रूरत पड़ती है ओवरकम करने के लिए अट्रैक्शंस को, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम दी अट्रैक्शंस, किन के बीच में? ओवरकम दी अट्रैक्शन बिटवीन दी हैलो एल्केन मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है जब न्यू अट्रैक्शन सेटअप होते हैं। लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शन सेटअप बिटवीन द हैलो एल्केन एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स, एज दीज आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। देखो, जो हमारा न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, जो हमारे न्यू बॉन्ड्स बनेंगे हैलो एल्केन्स के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, वो वीक होंगे, वो न्यूअर बॉन्ड्स होंगे। सो द न्यूअर बॉन्ड्स आर वीक इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल बॉन्ड्स। द ओरिजिनल बॉन्ड्स या और द प्रीवियस बॉन्ड्स, द वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड्स आर डिफिकल्ट टू ब्रेक, ड्यू टू विच, क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना जाता है। ये इतना टफ होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इनको ब्रेक करना इतना मुश्किल होता है कि जो न्यू अट्रैक्शंस है वो बहुत ही वीकर बॉन्ड बनाते हैं इसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। एज अ रिजल्ट, जिसके रिजल्ट के तौर पे जो सॉल्युबिलिटी है हैलो एल्केन्स की इन वाटर इज लो। हाउएवर हैलो एल्केन्स टेंड टू डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि, बिकॉज कि जो न्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होते हैं हैलो एल्केन्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में, वो सेम स्ट्रेंथ होती है उनकी, एज द वंस बीइंग ब्रोकन, जो टूट रहे हैं इन द सेपरेट हैलो एल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बात करती हूँ, अगर मैं हैलो एल्केन को किसी जूस में डाल देती हूँ, मैं हैलो एल्केन को जूस में भी नहीं, जूस में तो वाटर होता नहीं है, अगर हम ना मिक्स करें तो किसी और सॉल्वेंट में डाल दो, तो हैलो एल्केन ईजिली बॉन्डिंग कर लेता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, क्योंकि जो दोनों का स्ट्रेंथ है ना, दोनों की बॉन्डिंग का, हैलो एल्केन्स का और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का, वो सेम होता है। ठीक है, इसलिए ईजिली ये मैनेज कर लेते हैं। अब बोला इसमें कि हमें इसे अरेंज करना है, ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स।
ठीक है। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर में हमें इनको क्या करना है, अरेंज करना है। अब हम कैसे करेंगे, देखो ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोफॉर्म है, क्लोरोमीथेन है, डाई ब्रोमोमीथेन है। अब अगर सबसे पहले इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इन दोनों से तो ज़्यादा ही होगा। ब्रोमोमीथेन और ब्रोमोफोम, अगर मैं बात करती हूँ ब्रोमोफोम के केमिकल फॉर्मूले की, तो ब्रोमोफोम का केमिकल फॉर्मूला जो होता है, देखो ब्रोमोइथेन का तो होता है CH2Br, CH2 से ही होगा ना, CH3 होगा, CH होगा, CH2 होगा और Br होगा, एक तरह से जुड़ा है, ठीक है। जो भी वजह CCBr होगा, ठीक, कार्बन से मतलब हाइड्रोजन बाद में ऐड ऑन कर देंगे। सो ब्रोमोफोम का जो होता है फॉर्मूला वो होता है CH, एक ही कार्बन होता है, और Br, CHBr3 होता है, 3 ब्रोमीन है। गेटिंग माई पॉइंट। इसी तरीके से इसमें क्लोरोमीथेन बोला है, अच्छा इसमें मिथेन बोला है ना, तो मिथेन में तो एक ही होगा, इसका CHBr Cl होगा, और इसका CH डाई ब्रोमोमीथेन, डाई ब्रोमो यानी कि 2 ब्रोमो, CHBr2 है ना। तो इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 1 2 3 4 में से। अब मैं बात करूँ ना तो सारे मिथेन है क्योंकि एक ही कार्बन है। ओके, सेकेंडली ब्रोमीन का, इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, और फिर इसका होगा। नाउ लेट्स सी दी ऑर्डर। ठीक है, सो ये सीरीज़ है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा Br3 वाला किधर गया, 1, फिर ये 2 डाइब्रोमोमीथेन, फिर ये तीसरा Br, और फिर ये चौथा, ठीक है। नेक्स्ट 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रोपेन है, क्लोरोप्रोपाइल क्लोराइड है, और क्लोरोब्यूटेन है। तो देखो ब्यूटेन का सबसे ज़्यादा होगा, तो पहले तो इसका लगा दो। फिर दोनों ही प्रोपेन है, और दोनों में ही क्या है हमारा, क्लोरीन है। अब ये आइसो है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, और ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, तो किसका ज़्यादा होगा बताओ। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग मुझे तो लग रहा है ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। ये नहीं, इसका पहले होगा क्योंकि इसमें ब्रांचिंग आएगी 1 क्लोरोप्रोपेन, इस पे Br, तो Br यहाँ पे भी आ सकता है, तो ये तो नॉर्मल चेन हो जाएगी। और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की बात करेंगे तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कैसे बनता है, आइसोप्रोपाइल यानी कि 2 डिग्री होगा, वन डिग्री। तो कॉमन सेंस अगर ये 2 डिग्री होगा तो इस पर ब्रांचिंग ज़्यादा है, और फिर ये सेकेंड ये होगा, और थर्ड ये होगा, ठीक है। चलो अब हम फर्दर मूव ऑन करेंगे किस पे, अब हम फर्दर मूव ऑन करेंगे हमारे केमिकल रिएक्शंस पे। केमिकल रिएक्शंस पे फाइनल टॉपिक हमारा आने ही वाला है। उससे पहले मैंने डाइपोल मोमेंट समझाया, नहीं समझाया, चलो डाइपोल मोमेंट समझाती हूँ। डाइपोल मोमेंट बेसिकली होता है जो भी चार्ज होगा मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। अब सी, ये है हमारा दिस H H H H, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कैंसिल, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कैंसिल। ऐसे CCl में भी तो CH4, और अगर मैं CCl4 का भी बनाती हूँ तो ये लो 4 क्लोरीन बना दिए, इन 4 क्लोरीन में भी क्या होगा, कैंसिल कैंसिल, ये और ये कैंसिल कैंसिल, तो CCl4 में भी क्या हो जाएगा, तो हमारा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करती हूँ CH3Cl की, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, CH कैंसिल, किधर जाएगा, इधर जाएगा ऑब्वियसली,
इस साइड जाएगा इस पर, इस पे ज़्यादा चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज। CH2Cl2 अगर होगा तो उसका उधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, फिर इसका इधर जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। Isn't it visible यार? इसका देखो CH3Cl था, इसका इधर जा रहा था, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसका इस साइड जा रहा है। इसकी बात करेंगे अब, CH2Cl2, CH2Cl2 ये ऊपर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट Q × D। ओके, अब ज़रा मुझे बताना, CH2Cl2 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है देन CHCl3 का है, एंड देन CH4 का है, जो कि इक्वल है CCl4 के। तो क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट हमने फाइंड किया है, बेसिकली इसका डाइपोल मोमेंट हमने डायरेक्ट एक तरीके से इधर की डायरेक्शन में निकाल लिया। हाँ जी, तो और ये फिर ये हो जाए, ठीक है। अगर मैं ये बेंजीन की बात करती हूँ, इसमें इसके बॉन्ड की बात करती हूँ, इसकी बात करती हूँ, यहाँ पे एक क्लोरीन है, फिर मैं सिंपल साइक्लोहेक्सेन की उसकी बात करती हूँ, तो किसका ज़्यादा होगा? ये sp3 है, ये sp2 है, ठीक है। किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? इसका डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी बेसिकली हमारा कौन सा पोलैरिटी जो है, किसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, कौन सा ज़्यादा इजीली ब्रेक हो जाएगा? ऑब्वियसली इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की, इजी टू ब्रेक होता है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हमने एक और चीज़ निकाली, क्या निकाली? कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलैरिटी की। जिसकी जितनी ज़्यादा पोलैरिटी, उसका उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, उतनी इजीली तो वो ब्रेक होगा। सो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑल्सो। अच्छा, जो फ्लोरीन है हमारा, जो हमारा फ्लोरीन है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है, पर उसके बावजूद इसका डाइपोल मोमेंट जो है ये हाईएस्ट नहीं है। F जो है, F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, ठीक है। उसके बावजूद RF डोंट हैज़ हाई डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो हाई नहीं है, ठीक है, बल्कि RCl का हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा डाइपोल मोमेंट है ना, Q × D दोनों पे मैटर करता है, चार्ज पे तो मैटर करता ही करता है, डिस्टेंस पे भी मैटर करता है। अगर मैं बात करूँ ना, तो फ्लोरीन की, फ्लोरीन का जो साइज़ होता है सबसे छोटा होता है, इसका साइज़ सबसे ज़्यादा होता है, और साइज़ ज़्यादा होने की वजह से, इसका डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ज़्यादा होगा, उसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू केमिकल रिएक्शंस। ओके, अभी केमिकल रिएक्शंस क्या हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स। 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स, एक्टिव मेटल्स, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वी आर गोना स्टडी। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था, तो मैंने ये बताया था कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा इन्हीं में से हम 3 रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड reaction with active metals. अब nucleophilic substitution reactions, you have learned in class 11th that nucleophiles are electron rich species. न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं। अगर याद ना रहे ना कि न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ या इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, तो याद रखना N फॉर नेगेटिव, N फॉर न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। दीज आर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं। नेक्स्ट, देयरफॉर दे अटैक एट दैट पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इस वजह से वो उस पार्ट पे अटैक करते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के
विच इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं, तो ये उनको इलेक्ट्रॉन्स देंगे ना जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी है। द रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस, वो रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है इसको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल उसको, इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So what do you mean by nucleophilic substitution reaction? Nucleophilic substitution reaction is a reaction in which a nucleophile substitutes the reaction in which a nucleophile replaces the existing nucleophile and attacks the part of the substrate which is electron deficient, ठीक है, is known as in a molecule already existing nucleophile in a molecule is called nucleophilic substitution reaction। देखो सब्सटीट्यूशन सुनो, अगर एक मैथ्स का पीरियड है हायर क्लासेस में, तो मैथ्स के पीरियड में मैथ्स का ही टीचर जो है सब्सटीट्यूट किया जाएगा, ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स का लॉस ना हो, ऑब्वियसली बोर्ड क्लास है। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज़ कि अगर एक न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज, तो उसकी जगह पे अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उसकी जगह पे एक नेगेटिव चार्ज ही सब्सटीट्यूट करेगा, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन अगेन सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फर्दर कॉन्सेप्ट्स। द रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस the already existing nucleophile in a molecule is called nucleophilic substitution reaction. Haloalkanes are substrate. Haloalkanes क्या होते हैं, substrate होते हैं in this reaction, in this type of reaction। इस type of reaction में a nucleophile reacts with a haloalkane। जो न्यूक्लियोफाइल है किसके साथ रिएक्ट करता है, हेलोएल्केन के साथ रिएक्ट करता है, हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन एटम पे, ठीक है, एंड bonded to halogen. A substitution reaction takes place and halogen atom, जो एक substitution reaction होता है और एक halogen atom होता है called leaving group departs as halide ion, ठीक है। देखो ये substitution reaction हो गया, ये नेगेटिव था, पार्शियल नेगेटिव जो पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और जो हमारा ये नेगेटिव ऑलरेडी हलाइड था इसने लीव कर दिया, ये क्या है, लीविंग न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। Now, a substituted reaction takes place in halogen atom called leaving group departs as halide ion. Since the substitution reaction is initiated by a nucleophile, इसकी शुरुआत ही न्यूक्लियोफाइल से होती है, it is called nucleophilic substitution reaction। इसको हम nucleophilic substitution reaction कहते हैं, ठीक है। It is one of the most useful classes of organic reactions of alkyl halides in which halogen is bonded to sp3 hybridized carbon, जिसमें जो halogen है sp3 hybridized carbon से जुड़ा होता है। The products formed by the reaction, जो भी products form होते हैं reactions से haloalkane की, with some common nucleophiles ये given है, this table is given, ये products form होते हैं। अब ये क्या होता है, ये कैसे होता है, SN1 reaction basically I'm gonna explain, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने SN1 reaction। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि मैं 3 डिग्री समझाने वाली हूँ, 3 डिग्री का एक मैं रफ स्केच दे देती हूँ जैसे बुक में गिवन था, ठीक है। दिस इज कार्बन, इससे अल्काइल हैलाइड्स जुड़े हैं R1 R2 एंड R, ठीक है, और यहाँ पे एक हैलोजन जुड़ा है X। इसको हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, इसको हम रिएक्शन करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, इस जगह पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब द क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ क्यों करेगा, इस साइड से क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना धक्का मुक्की हुई है, क्योंकि बीच में अल्काइल हैलाइड्स का साइज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, जिनकी वजह से इनके बीच में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। द करेक्ट वर्ड इज स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी मैं इन डिटेल समझाऊंगी, जस्ट बी पेशेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, इस वजह से इनकी इधर से अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे फ्रंटल अटैक करेगा, ठीक है। एंड क्या फिर फॉर्म करेगा, ये सिंपल है, ज़रूरी नहीं फ्रंटल अटैक करेगा, अभी हम देखेंगे, डायरेक्ट अटैक होता ही नहीं है पहली बात तो अभी हम देखते हैं, ठीक है। बट हाँ याद रखना, SN1 रिएक्शन कर रहे हैं, अगर फ्रंटल अटैक भी होता है तो SN1 ही कहलाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ, बाय द वे आई हैड अपलोडेड द वीडियो ऑन दिस रिएक्शंस, 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, SN1 सो नाउ SN1, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है।
अब यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूलर पे डिपेंडेंट होता है। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, क्योंकि ये एक ही किस पे डिपेंडेंट होता है? एक ही मॉलिक्यूल पे, एक ही रिएक्टेंट। अब देखो कैसे, ये हमारा क्या है? अल्काइल हैलाइड्स R1 R2 R3 X। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी तक पार्शियल था, अभी तक पार्शियल चार्ज था दोनों पे। अब क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड से 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर थे। जब इस पेयर से 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर थे, बेसिकली कार्बन ने अपना जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वो दे दिया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये दे दिया उसने, तो बेसिकली क्या हुआ? हमारा हुआ RDS। इस स्टेप को, ये मेरा स्टेप 1 है SN1 का, दिस इज स्टेप 1 of SN1 reaction. This is step 1. It says that it is a steric, RDS step. RDS step क्या होता है? RDS step is a rate determining step. Are you getting my point? And जब ये हुआ तो क्या हुआ? ये न्यूक्लियोफाइल लीव कर दिया, लीविंग ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोफाइल बन गया, और इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव, यानी कि ये क्या बन गया? कार्बोकटायन, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर थे ये इस कार्बन ने इसको दे दिए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, लिए नहीं हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कार्बोकटायन फॉर्म हो गया, जो हमें चाहिए था इन ऑर्डर फॉर दी न्यूक्लियोफाइल टू अटैक। एंड ये बन गया हमारा लीविंग ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफ्यूज भी कहते हैं इसको हम, लीविंग न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, इसको हम लीविंग ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, this R1, this is R2 and this is R3 and plus X minus। ठीक है, what is this? This is न्यूक्लियोफ्यूज, सिंपल लिखती हूँ। ठीक है, न्यूक्लियोफ्यूज इज अ रेयर वर्ड। ओके, अब यहाँ पे कार्बोकटायन होंगे। सबसे पहला काम जो हमने किया, क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। हमारा काम ही यही था SN1 रिएक्शन में, सबसे पहले कार्बोकटायन को फॉर्म करेंगे, उसके बाद एटलीस्ट देखो यहाँ पे हमें ना क्या चाहिए, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल की जगह पे, तभी हमने इसको हटाया, हमने इसको नहीं हटाएगा, नहीं तो बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब स्टेप 2 हमारा क्या था? तो स्टेप 1 क्या था हमारा? स्टेप 1 जो था हमारा, एक ये था कि हमने बॉन्ड डिसोसिएशन किया, बॉन्ड को तोड़ा। ठीक है, और फॉर्मेशन किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया ना हमने, इस बॉन्ड को तोड़ दिया और हमने कार्बोकटायन फॉर्म किया, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। वाइल जो हमारा स्टेप 2 होने वाला है, ये हमारा स्टेप 2 होने वाला है। इस स्टेप 2 में क्या होगा अभी देखते हैं हम। सिस कार्बन, ये इस पर कार्बोकटायन, बेसिकली कार्बन, अब ये कार्बोकटायन बन चुका है। अच्छा, ये जो बना था हमारे, इसका हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे R1 ले आए, R2 यहाँ ले आए, R3 यहाँ ले आए, कर सकते हैं। तो हमने ये क्या किया है? हमने ये रीअरेंजमेंट किया है। हमने किसका रीअरेंजमेंट किया है? हमने रीअरेंजमेंट किया है अल्काइल हैलाइड्स का, कार्बोकटायन के सब्स्टिट्यूट्स जो है इसमें। ठीक है, एंड हमने जब रीअरेंजमेंट किया कार्बोकटायन का, तो अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हम अटैक करवाएंगे। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? पहले तो सिर्फ एक साइड से रिएक्ट कर सकता था, यहाँ से अटैक कर सकता था और कोई चांस ही नहीं था इसके पास, इसकी जगह ले सकता था और ले भी लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो ले लेता, बट ये नहीं लेता कि 3 डिग्री हैलो एल्केन है, इस वजह से अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है, दोनों जगह से अटैक कर सकता है। यानी कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे ये फ्रंटल अटैक भी कर सकता है और यहाँ पे ये बैक अटैक भी कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जब ये फ्रंट अटैक भी कर सकता है, बैक अटैक भी कर सकता है, तो ये हमें क्या देगा? बेसिकली कैसे फॉर्म होगा न्यूक्लियोफाइल? अब ये हमें एनांशियोमर्स देगा। एनांशियोमर्स क्या होते हैं ज़रा समझना। ये कोई भी हमारी मिरर इमेज है, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक करता है तो इसकी इमेज देखो, कुछ ऐसे होगी। अगर ये बैक अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल तो इसकी इमेज देखो, ऐसी होगी। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एक हैंड है, ये हमारा दूसरा हैंड है। क्या ये जो न्यूक्लियोफाइल जिसने बैक अटैक किया है, ये जो न्यूक्लियोफाइल
फ्रंट अटैक किया कि एक दूसरे पे इम्पोज हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, या मैं ये कह सकती हूँ ये ऑप्टिकली एक्टिव इमेजेस हैं। कैसी इमेजेस हैं? ऑप्टिकली एक्टिव इमेजेस हैं। तो ऐसी इमेजेस, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे रेसिमिक मिक्सचर्स, इनको हम रेसिमिक मिक्सचर्स भी कहते हैं, विच डू नॉट सुपर इम्पोज ईच अदर, जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते हैं और एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव इमेजेस, इनको हम क्या कहते हैं? एनांशियोमर्स कहते हैं। अभी डेफिनेशन हम बुक में भी देखेंगे, पहले सब कुछ डिस्कस करें। तो दीज आर व्हाट? एनांशियोमर्स। एनांशियोमर्स, रेसिमिक मिक्सचर्स, ऑप्टिकली एक्टिव इमेजेस। अच्छा, इनका नाम भी तो होगा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रिटेंशन। इसको हम कहेंगे रिटेंशन का उल्टा इन्वर्जन। ओके, बैक अटैक हुआ इन्वर्जन एंड ये रिटेंशन। ठीक है, ओके। चलो SN1 के बारे में ना सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं, ये रेफरेंस की फॉर्म में करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। चलो SN1 के बारे में पहले मैंने क्या बताया? पहला पॉइंट मैं बोलती जाऊँगी एंड सिर्फ पॉइंट लिखती जाऊँगी, पॉइंट 1 2 3, पूरा पॉइंट नहीं लिख रही हूँ मैं, जस्ट लिसन टू मी। सबसे पहला डेफिनेशन का पॉइंट अगर आता है कभी भी इन फ्यूचर, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें लिखना है वो यही लिखना है कि SN1 रिएक्शन जो है इज़ अ 2-स्टेप प्रोसेस। इट इज़ अ 2-स्टेप प्रोसेस इन विच जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड हुआ फर्स्ट स्टेप में? बॉन्ड डिसोसिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, while step 2 includes rearrangement of carbocation and attacking of nucleophile. ठीक है, step 1 is the rate determining step, that is the rate of reaction। किस पे डिपेंड करता है? अच्छा, बाय द वे ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसने अब किस पे अटैक किया है? ये सबस्ट्रेट है हमारा, ये भी सबस्ट्रेट है हमारा। ओके, सो इस पे फ्रंट अटैक किया है, इस पे बैक अटैक किया है, एंड यहाँ पे जो अटैक कर रहा था ये भी सबस्ट्रेट ही था, इसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं इसको। Okay, so RDS, that is the rate of reaction, depends on the concentration of only substrate। इनकी सिर्फ सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे RDS डिपेंड करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिपेंड करेगा। तो मैं ये पॉइंट लिख देती हूँ कि RDS, बिकॉज इट इज न्यू, डिपेंड्स ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? यूनिमॉलिक्यूलर कहा जाता है। नाउ यू गॉट टू नो द रीज़न बिहाइंड कि SN1 रिएक्शन क्यों कहा जाता है। दो इट इज़ अ 2-स्टेप प्रोसेस, बट दिस होल nucleophilic reaction depends on the single molecule, one molecule which is the substrate। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बोकटायन टेक्स प्लेस, कार्बोकटायन हो रहा है। अच्छा, इसका गवर्निंग स्टेप क्या है? व्हाट इज इट्स गवर्निंग स्टेप? इसका जो गवर्निंग स्टेप की बात करती हूँ तो वो है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन कैसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कब ज़्यादा स्टेबल होगा? सो इट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज द गवर्निंग स्टेप इन दिस SN1 रिएक्शन। ठीक है, so what is the governing step? Governing step is the SN1 of the SN1 reaction is the stability of कार्बोकटायन की stability। ठीक है, SN1 reaction includes both frontal attack and back attack, which gives rise to दो प्रोडक्ट को राइज दे रहा है, रिटेंशन, इन्वर्जन, नोन एज एनांशियोमर्स और रेसिमिक मिक्सचर्स। ठीक है, अगर फ्रंट अटैक भी बोलता है तो भी ये कभी भी आता है कि फ्रंट अटैक क्या होगा, SN1 होगा कि SN2 होगा। देखो SN2 तो हो नहीं सकता कि SN2 कभी हम पढ़ेंगे, हम नहीं डिस्कस करेंगे, SN1 होगा। ठीक है, अच्छा, जो प्रोडक्ट्स हैं एनांशियोमर्स, प्रोडक्ट्स क्या है? एनांशियोमर्स, और नेट रोटेशन क्या हो गई? 0। अरे यार एक बात बताओ, एक ऐसी चीज़ आ रही है, एक इसके ऑपोजिट चीज़ आ रही है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, कैंसिल हो जाते हैं ये, सिंपल। सो प्रोडक्ट्स आर एनांशियोमर्स एंड नेट रोटेशन इज 0। कितने पॉइंट्स बता दिए मैंने? सबसे पहला पॉइंट बताया कि क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये RDS वाला था, तीसरा पॉइंट मैंने गवर्निंग स्टेप बताया, गवर्निंग स्टेप टेक्स प्लेस, चौथा मैंने बताया कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन टेक्स प्लेस, पांचवा मैंने बताया था प्रोडक्ट्स आर एनांशियोमर्स, इन्वर्जन एंड रिटेंशन एंड इन्वर्जन। ठीक है, छठा मैंने बताया कि SN1 इंक्लूड्स बोथ फ्रंटल अटैक एंड बैक अटैक, दैट इज रिटेंशन एंड इन्वर्जन। प्रोडक्ट्स आर एनांशियोमर्स एंड द नेट रोटेशन इज 0। ठीक है,
और ये सब बताने के बाद एक चीज़ रह गई, वो रह गई स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। इससे पहले एक स्टेबिलिटी का एक फैक्टर जो शायद यू कुड रिएक्ट विथ दिस टॉपिक इफ़ यू विश टू। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल मैं बात करूँ ना, तो हम जानते हैं कि 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। नहीं, 3 डिग्री से भी ज़्यादा अलाइल होता है स्टेबल, अलाइल से भी ज़्यादा बेंजाइल होता है स्टेबल। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, एक ना लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे स्टार लगा के आई एम नॉट गोना टेल यू कि ये रिएक्शंस किस में होते हैं। ये रिएक्शंस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होते हैं। अब व्हाट आर दीज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स? ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं इस फेवर्ड, इसी को फेवर किया जाता है। और मोस्टली क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस, इनमें मैं ये नहीं कहूँगी कि हाइड्रोलिसिस बहुत जल्दी होता है, बट हाँ ईजिली हो जाता है। ठीक है, एंड दस मोस्टली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन फेवर्स SN1। और बेसिकली हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस जितनी भी होती हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस जितनी भी होती हैं, दे फेवर SN1 को ही फेवर करती हैं एज वाटर। H2O क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के दो एग्जांपल्स हो, H2O और एक OH, अल्कोहल ले लो, ये दोनों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। अच्छा, नाउ यू माइट बी आस्किंग द क्वेश्चन कि क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, क्या है इनका इनमें ऐसा कि ये जो है यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। एक तो इनमें हाइड्रोलिसिस बहुत ही जल्दी होता है, और ये जो हमें ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये जो हमें न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफ्लूइड जो है, इसको ना यही चीज़ जो है प्रोटेक्ट सॉल्वेंट इसको खींच रहे हैं कि यू जस्ट गेट अवे। हाँ, नाउ मेरा क्वेश्चन था कि मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस अच्छे से समझाया नहीं। देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस धक्का मुक्की, स्टेरिक म्यूचुअल धक्का मुक्की को स्टेरिक हिंड्रेंस कहा जाता है। और ये स्टेरिक हिंड्रेंस अल्काइल हैलाइड्स जहाँ पे होंगे वहाँ होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जॉइंट है। तो कैसे इसको वो मिलेगा अटैक करने के लिए, ठीक है, पोजीशन मिलेगी, प्लेस मिलेगा। यहाँ पे इजीली अटैक हो सकता था, यहाँ पे इतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं था, दे आर स्टिल फार अवे। ठीक है, ओके, नेक्स्टली let's move on to SN2 reactions। ठीक है, हाँ, ये SN2 reactions क्या होती हैं? ये जो SN2 reactions होती हैं इनको हम बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। इसका एक ही स्टेप का रिएक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ अ 1 स्टेप प्रोसेस। ये एक क्या है, 1 स्टेप प्रोसेस है। ये 2 डिग्री में होगा, 1 डिग्री में होगा, 1 डिग्री में होता है बेसिकली, 2 डिग्री में नहीं होता, 1 डिग्री में होता है। ठीक है, 2 डिग्री में ना दोनों ही होगा, 2 डिग्री में भी वो होगा, SN1 होगा। ओके, इट इज़ अ 1 स्टेप प्रोसेस इन विच लीविंग ऑफ ओल्डर न्यूक्लियोफाइल एंड अटैकिंग ऑफ देखो, इसमें क्या होगा, दोनों चीज़ें सेम होंगी। लीविंग न्यूक्लियोफाइल ये छोड़ेगा उसी समय पे जो हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये एक 1 स्टेप प्रोसेस है। इट इज़ अ 1 स्टेप प्रोसेस जिसमें इन विच जो हमारा लीविंग न्यूक्लियोफाइल है, इन विच लीविंग न्यूक्लियोफाइल ओल्डर वाला, ठीक है, ओल्डर न्यूक्लियोफाइल और अटैकिंग न्यूअर न्यूक्लियोफाइल, और जो अटैक करने वाला है अटैक करेगा न्यूअर न्यूक्लियोफाइल, क्या करते हैं, बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होते हैं, बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली। ओके, साइमल्टेनियसली, दैट इज जिसे हम क्या कहते हैं, कंसर्टेड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, इधर से लिविंग न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, इधर से अटैक कर रहा है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे, किसके, सबस्ट्रेट के भी और लिविंग अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के भी। ठीक है, SN1 रिएक्शन में जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन था, RDS था बेसिकली, रेट ऑफ रिएक्शन जो था, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक है एक है हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और एक है हमारा दिस सबस्ट्रेट, दोनों पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द सबस्ट्रेट। ओके,
ठीक है, इस वजह से इसको बायमॉलिक्यूलर कहा जाता है क्योंकि दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है और वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करता था स्ट्रेट, इसलिए उसको यूनिमॉलिक्यूलर कहा गया था। इसमें कोई कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। और इसमें गवर्निंग स्टेप क्या है द गवर्निंग स्टेप, वहाँ पे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, यहाँ पे गवर्निंग स्टेप इज़ द नो स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर या है ही नहीं, नो स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे हमेशा क्या होगा, बैक अटैक होगा, बैक अटैक अकर्स, अटैक होगा, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है, TS कहा जाता है, ठीक है। नो एनांशियोमर्स, कोई एनांशियोमर्स फॉर्म नहीं होते। SN2 इंक्लूड्स ओनली बैक अटैक विच गिव्स ओनली इन्वर्टेड प्रोडक्ट, जो सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट देगा, याद रखना ये हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही देगा। इसको वॉल्डर इन्वर्जन भी कहा जाता है, ठीक है। और नो एनांशियोमर्स, कोई एनांशियोमर्स फॉर्म नहीं होते और नेट रोटेशन ज़ीरो नहीं होता, ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़ीरो नहीं होती, यानी कि लीवो और डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है। नो एनांशियोमर्स, ठीक है, नो एनांशियोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। वाइल या तो लीवो होगा या तो डेक्स्ट्रो होगा, ठीक है। अब क्योंकि न्यू बैक अटैक नहीं हो रहा है दैट इज सॉरी बैक अटैक हो रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज ये जाएगी, स्टेबिलिटी, ठीक है। अब जो इसमें पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स का यूज़ होता है, पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स कौन से सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो फेवर किए जाते हैं। इनके नाम ज़रा ध्यान से सुनना, दो नाम बता रही हूँ, एक है DMSO डायमिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है, और एक है DMF डायमिथाइल फॉर्माइट, डायमिथाइल फॉर्माइट। दोनों का स्ट्रक्चर भी बता दूँ तो देखो, सल्फॉक्साइड वाले का देखो DMSO का ये SO और ये डायमिथाइल, दो मिथाइल सल्फॉक्साइड, और फॉर्माइट वाले का ये डायमिथाइल फॉर्माइट CH, ठीक है। अब हम ना फर्दर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, जिसमें जो कार्बन शिफ्ट हो रहा है वो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, हैलोजन के प्लेस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, ठीक है।